अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है और मशरिक वस्ता एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां सफारतकारी और अस्करी महाजराई एक साथ चलती दिखाई दे रही है। जैसा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के जनूबी और साहिली इलाकों में कई अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर कुल तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई आबना हुर्मुज़ के करीब एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद की गई है, जिसका इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया गया है। इसके बाद अमरीकी तैयारों ने मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फ़ौजी तनसीबात, मवासलाती निज़ाम, रेडार मराकज़, फ़ज़ाई और दिफाई तनसीबात और पानी के ज़खायर को निशाना बनाया। जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड का ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी जानिब ईरान ने इस कार्रवाई का फौरी जवाब देते हुए खित्ते में मौजूद कई अमरीकी फ़ौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात की जानिब मिसाइल दागे गए, जबकि बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लैट को भी हदफ बनाने का दावा किया गया है। फिर इसी तरह ईरानी फ़ौजी मरकज़ ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के ने यह वाज़ेह किया है कि यह कार्रवाई अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई है और अगर हमले जारी रहे तो इससे भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अब फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर हमलों के वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया है कि खित्ता सिर्फ सिफारती बयानबाजी के मरहले में नहीं बल्कि अमली अस्करी रद्द-ए-अमल के दौर में दाखिल हो चुका है। ताहम इस सारी सूरत हाल का सबसे दिलचस्प और बज़ाहिर मुतज़ाद पहलू ये है कि सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर थी, लेकिन इन हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल मुतासर नहीं होगा और दोनों ममालिक किसी न किसी मरहले पर मुआहदे की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस दावे को पेचीदा बना रहे हैं। यही वजह है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने खुद ट्रंप के इस मौक़िफ़ की नफ़ी करते हुए कहा ईरान के साथ डील 2 से 3 दिन में नहीं बल्कि अगले हफ्ते तक मुमकिन हो सकती है और ये अभी खारिज इम्कान नहीं कि मुज़ाकरात में कई माह लग जाएं। JD वैंस के बयान से दरअसल ये इशारा मिलता है कि अमरीकी इंतज़ामिया खुद इस हकीकत से आगाह है कि फ़ौजी दबाव और सफारती अमल को एक साथ चलाना आसान नहीं है। यही वजह है कि ईरान ने भी अमरीकी दावों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया और इस हवाले से तेहरान ने अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया बल्कि एक ईरानी ड्रोन गैर इरादी तौर पर इससे टकरा गया था। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कशीदा अस्करी माहौल में उस नौयत के हादसात पेश आ सकते हैं और इन्हें जंगी कार्रवाइयाँ करार देना दुरुस्त नहीं है। अब ईरान के इस मौक़िफ़ का मकसद बज़ाहिर ये पैगाम देना है कि ईरान मुकम्मल जंग नहीं चाहता लेकिन अपनी दिफाई पोजीशन से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ताहम इस पूरे बहरान ने एक बुनियादी सवाल को जन्म दे दिया है कि आया दोनों फरीकैन बिलाखिर किसी मुआहदे तक पहुँच सकेंगे या फिर एक मरतबा फिर मैदान जंग सजने जा रहा है। यही वो नुकता है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने तवज्जो दिलाई है। उनका कहना है कि मशरिक़ वस्ता में कमज़ोरी या गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी इंतज़ामात संगीन ख़तरात पैदा कर सकते हैं, जबकि सफारतकारी के तात्तुल ने ईरानी जौहरी मामले पर फरीकैन के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ा दिए। बात करेंगे इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अभी कल तक तो प्रेसिडेंट ट्रंप इजरायली वज़ीर आज़म को मुतनब्बे कर रहे थे कि ये अटैक्स नहीं करने, वो लेबनान के ऊपर हों या फिर ख़ित्ते के अंदर इस तरह की जारहियत हो, और फिर उसमें नाराज़ी का इजहार भी देखने को मिला। लेकिन अब बराह रास्त अमरीका की जानिब से ईरान पर अटैक, अब क्या समझा जाए? ये कोई कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड एफर्ट है या अमरीका जो है वो मुज़ाकरात को ख़ुद सबूताज़ करना चाहता है? देखिए रेहान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बुनियादी तौर पर ना ये एक कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ पंचेस एंड काउंटर पंचेस जो है ना वो हमें नजर आ रही है। जब से जंग बंदी हुई है उसके बाद से आप देख रहे हैं और पूरी दुनिया भी उसको तजिया उसका कर रही है कि किस तरह से जो दोनों फ्रीक हैं और साथ में फिर इजराइल वो वक्तन फ़वक्तन इस जंग बंदी के माहौल के अंदर जहाँ पे एक तरफ डील जो है उसके ऊपर भी काम हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अब तक 38 टाइम्स ये बात दोहरा चुके हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं। अभी जैसे आपने JD वैंस की भी स्टेटमेंट को सुनाया कि वो भी कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो हम किसी फाइनल नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दोनों के ऊपर रिटेलिएटरी जो अटैक्स हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। अभी बंदर अब्बास के ऊपर कैसम जो आइलैंड है वहाँ पे मवासलाती जो निज़ाम है IRGC का उसको भी निशाना बनाया गया और उसके नतीजे में आप देखते हैं कि ईरान भी जो है उसने गल्फ़ रीजन के अंदर मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, जॉर्डन है, बहरीन है, कुवैत है, उनके ऊपर अटैक करके पॉलिटिकली जो है ना दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी रीजनल कंट्रीज़ के ऊपर अटैक्स होते हैं तो अल्टीमेटली
फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज करते हैं कि देखें इसे ये इस जंग को आप बंद करें, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर ईरान जो है ना वो इस वक्त इंतहाई आपको कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। आप देखते हैं कि लेबनान के अंदर जब इसराइल ने जंग को एक्सटेंड करने की कोशिश की और उसने कहा कि मैं बैरूत तक चला जाऊंगा, तो ईरान ने फ़ौरन से इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर भी अटैक्स किए थे। और फिर नेतन्याहू की तरफ से ये ट्वीट का आना कि वो जंग बंदी चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ा ईरान के लिए आप कह लें कि पुरएतमाद करने वाली स्टेटमेंट थी। और अभी इराकी साहब की भी आपने स्टेटमेंट देखी जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस वक्त इनको यहाँ से लीव कर जाना चाहिए, जो भी इस रीजन के अंदर फोर्सेस मौजूद हैं और अमेरिका के जो भी यहाँ पे बेसिस हैं ये भी ख़त्म हो जाने चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल ये बता रही है कि बुनियादी तौर पर ईरान जो है उसको अब ये समझ आ चुकी है कि अमेरिका अब दोबारा से एक फुल स्केल जंग की तरफ जाना नहीं चाहता है, या उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं इस वक्त मौजूदा तनाजुर में, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी करीब हैं, इजराइल के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं। और ईरान ने ये एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि क्योंकि अब ये इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के तनाजुर में ये दोनों ममालिक के जो हुकूमतें हैं उनके ऊपर दबाव है कि वो किसी भी तरह से इस जंग बंदी की तरफ आएँ और मुस्तकिल तौर पर इस खित्ते के अंदर जो जंग वो ख़त्म हो जाए। लिहाजा इलेक्शंस के जो नताइज हैं उनके ऊपर जो मनफी असरात ना पड़े इनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं शायद डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहता है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन से पहले कोई ऐसी डील हो गई जिसके अंदर अमेरिका को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएंगे, तो कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में जब बैकलैश आएगा अमेरिका में, जो जितने भी इजरायली लॉबी या इजरायली क्राउड है वो मीडिया के अंदर आके जब बैकलैश उसका होगा, तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके लिए ज़्यादा रिस्क है इलेक्शन में हारने का। लिहाजा इस वजह से आपको एक ही वक्त में जहां डील की भी सुनवाई आपको नजर आ रही है कि ये होने के करीब है, और वहीं पे दोनों तरफ से जो आपको रिटेलिएटरी जो एक्शंस हैं वो भी नजर आ रहे हैं। जबकि ईरान भी अब ये समझता है कि फुल स्केल जो वॉर है उसकी तरफ दोबारा अमेरिका जाएगा नहीं। और दूसरी तरफ क्योंकि इजराइल और अमेरिका के भी जो ताल्लुकात हैं उनके दरमियान भी आपको हल्का सा एक रिफ्ट जो है वो नजर आ रहा है, जिसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट जो है वो उठाना चाह रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ईरान इसको लेना चाह रहा है। और वो फिर टेस्ट कर रहा है लिमिट्स को, इजरायली लिमिट्स को भी और अमेरिकन लिमिट्स को भी, कि वो कहां तक जाके अमेरिका अल्टीमेटली एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाने की धमकी देगा। तो अभी देखते हैं कि एक घंटा पहले सोशल ट्रुथ के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई तो उसके अंदर उसने अगेन ईरान को एक धमकी दी है कि देखें आपने जो गिवन टाइम था उसके अंदर डील नहीं की तो इसकी आपको बहुत बड़ी प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगी। अगर उसकी मिलिट्री, अभी सोशल ट्रुथ पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि उनकी जो मिलिट्री है और उनकी जो नेवी और एयर फोर्स इज इन द मेस, तो अगर ये इज इन द मेस है तो फिर किस तरीके से आपका जो अपैची हेलीकॉप्टर है वो तबाह हो जाता है, और किस तरीके से इजराइली के जो नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर मिसाइल दागे जाते हैं, और किस तरह से फिर रीजनल कंट्रीज के ऊपर भी ईरान जो है वो हमले कर रहा है। तो ईरान ने इंतहाई खूबसूरती और स्मार्टनेस के साथ उन तमाम प्रेशर्स को हाइड किया हुआ है कि इंटरनली इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है ईरान की। अमेरिका ये समझता है कि क्लॉक इज टिकिंग, और इस वजह से डे बाय डे ईरान के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है या जो डिलीवरी कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ईरान जो है वो घुटनों के बल गिर जाएगा। और अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि बिल्कुल जैसे एक पहलवान हो और हर रोज आप उसके ऊपर एक जख्म लगाते जाओ। डॉक्टर साहब देखिए, ये तो अमेरिकन स्ट्रैटेजी है, या सारे का सारा फोकस इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स या फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के स्टेटमेंट्स के ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी साइड है, ईरानियन साइड, वो इन स्टेटमेंट्स के बीच में क्या कर रही है प्रैक्टिकली इस वक्त? ईरानी क्या कर रहे हैं? क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज तो नहीं कर रहे? क्या वो अचानक से कोई सरप्राइज तो नहीं दे सकते? और इससे जाहिर है दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट, यूएस साइड शुड बी वेरी वेल अवेयर कि वो इस वक्त क्या चल रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि जैसे वो जान चुके हैं या उनको पता है कि ईरानी जो है वो किसी भी वक्त में सरप्राइज कर देने को तैयार है। देखिए बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं ना अभी मुख्तलिफ जो हम
उनके जो सेंटर ऑफ द लेफ्ट लोगों को सुनते हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, मीर शामिर हैं या दीगर जो लोग हैं, तो वो इस बात की तरफ इशारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के या बहुत करीब है या वो बना चुका है, या शायद उसने ये थ्रेट कर दिया है कि अगर आप दोबारा से फुल स्केल वॉर की तरफ जाते हैं ना, तो अल्टीमेटली ईरान जो है वो उनको टेस्ट कर देगा और उसके बाद अमेरिका के लिए फिर इस रीजन में जो पॉलिटिकल माइलेज है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से फिर आप देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेशराइज करता है इजराइल को कि तुमने बिल्कुल भी लेबनान के अंदर जो है ना वो उसको एक्सपेंड नहीं करना है अपने ऑपरेशंस को। तो क्योंकि इस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपने देखना है कि ईरान जो है वो इंटरनली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस उसने बर्दाश्त किया हुआ है। 40 सालों से ऑलरेडी वो सैंक्शन में था और उस वक्त वहां पे जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है ना वो ये है कि हर रोज एक फुल फ्लैज या फुल स्केल वॉर से जो नताइज हम हासिल नहीं कर पा रहे वो इस स्ट्रेटजी से हासिल कर सकते हैं कि हम हर रोज जख्म लगाते जाएं, ईरान ब्लीड करता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर में कमी आती जाएगी, टाइम भी ज्यादा गुजर रहा है, ज्यादा अमेरिका के लॉस भी नहीं हो रहा, मिलिटरीली भी नहीं हो रहा और इकोनॉमिकली भी नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली टाइम आ जाएगा कि जब ये जो जख्म हर रोज हम ईरान पे लगा रहे हैं ये इसको इतना कमजोर कर देंगे और फिर टाइम गुजरने के साथ साथ जो ईरान की इकोनॉमी का प्रेशर है ये पब्लिक को भी सड़कों पे ले आएगा और फिर वो एक आइडियल सूरत हाल होगी जो अमेरिका के लिए, जो जिसका अमेरिका। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ईरान कमजोर हो रहा है या न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जो इशारा दिया जा रहा है उससे मजीद मजबूत हो रहा है? देखें, जो अमेरिकन जो नैरेटिव है या जो मगरबी जो अमेरिका और इजराइल तो यही समझ रहे हैं कि शायद ये कमज़ोर हो रहा है और कभी भी एक फ्रीक दूसरे फ्रीक को ताकतवर कहता नहीं है। लेकिन ईरान का जो इस वक्त एतमाद है और जिस तरीके से ईरान ने लेबनान को भी अपनी रेड लाइन बना दिया था, इससे पहले तक हम देख रहे थे कि ईरान की ज़मीन ईरान के लिए रेड लाइन थी, लेकिन लेबनान के अटैक के बाद इजराइल के ऊपर होने वाले हमले जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और कि ईरान जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है और इस पुरएतमादी के नतीजे में आप देखते हैं कि अरागची साहब के अभी रिसेंट जो स्टेटमेंट्स हैं या उनके जो नायब सदर हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं या उनके जो तर्जुमान है IRGC की उनकी स्टेटमेंट जब आप सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान ने अमेरिका को या इजराइल को ऐसी निशानदही कर दी है जिसके बाद इजराइल की तरफ से भी आपको जो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर रिकंसिलिएशन की तरफ इशारा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह से जो आप कह लें कि ईरान जो है उसके एतमाद में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और इस रीजन के अंदर जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी अल्टीमेटली आप को प्रेशराइज करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को और इजराइल को भी कि किसी तरह से इस जो जंग है इसको मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर इरफान अली फानी इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बजट की आमद है और मुल्की मईशत एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां हुकूमत को बैक वक्त कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। जैसा कि वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा और इससे कबल कौमी इक्तसादी काउंसिल और दीगर अहम फोरम्स पर आइंदा माली साल के माशी अहदाफ तरक्याती प्रोग्राम्स और माली हिकमत अमली की मंजूरी का अमल जारी है। इस बार बजट सिर्फ आमदन और अखराजात का हिसाब किताब नहीं बल्कि हुकूमत की माशी समत, IMF से किए गए वादों, कर्जों के बोझ, शरह नमू के अहदाफ और अवामी तवक्कुआत का इम्तहान भी बनने जा रहा है। यही वजह है कि बजट से पहले होने वाले तमाम माशी फैसले गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तसादी काउंसिल के होने वाले इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, माशी अहदाफ, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूबाई सालाना तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। मज़ाहिर ये इजलास मामूल की एक आइनी कार्रवाई महसूस होता है, लेकिन दर हकीकत यही इजलास आइंदा माली साल की माशी तरजीहात का तयन करता है। जैसा कि इस इजलास में मेगा मनसूबों की मॉनिटरिंग की मंजूरी भी दी गई है, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत अब सिर्फ नए मनसूबों के ऐलानात तक महदूद नहीं रहना चाहती बल्कि जारी मनसूबों की कारकर्दगी पर भी तवज्जो दे रही है। ताहम असल सवाल यह है कि क्या महदूद माली वसाइल, बढ़ते कर्जों और IMF की शराइत के माहौल में ये तरक्याती अहदाफ हकीकत का रूप धार सकेंगे, क्योंकि माजी में भी कई तरक्याती मनसूबे फ़ंड्स की कमी, ताख़ीर और इंतज़ामी मसाइल की वजह से मतलूबा नताइज नहीं दे सके। इसी तनाजुर में अगर रवा माली साल की माशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए
तो तस्वीर ज़्यादा हौसला अफजा दिखाई नहीं देती, क्योंकि हुकूमत रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा माशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। माशी शरह नमू 4.2% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 3.7% रही। बज़ाहिर ये फ़र्क मामूली लग सकता है, लेकिन माशी इस्तिलाह में ये एक नुमाया कमी है जो सरमायाकारी, रोज़गार, सनती सरगर्मियों और हुकूमती आमदन पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। फिर इसी तरह ज़राई शोबे की शरह नमू 4.5% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.89% रही, जबकि सनती शोबा भी 4.3% के हदफ के मुकाबले में 3.51% तक महदूद रहा। खिदमात के शोबे ने निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाई, मगर मजमूई तौर पर मईशत मतलूबा रफ्तार हासिल नहीं कर सकी। अब इस नाकामी की कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। एक जानिब बुलंद शरह सूद ने निजी शोबे की सरमायाकारी को महदूद किया, दूसरी जानिब तवानाई के बढ़ते नरखों ने सनतों की पैदावारी लागत में भी इजाफा किया और ज़रूरी शुबा मौसमियाती तब्दीलियों, पानी की किल्लत और बढ़ती पैदावारी लागत के बाइस दबाव का शिकार रहा। अब ये रवा माली साल की सिचुएशन है, आइंदा माली साल क्या इससे बेहतर हो सकेगी? जो पिक्चर हुकूमत पेंट कर रही है, जो मुकर्रर किए जा रहे हैं, क्या उनकी तकमील हो सकेगी? इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, जो गुज़श्ता माली साल की इकनॉमिक पिक्चर है वो बड़ी ग्रिम है, कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, और आइंदा माली साल के जो अहदाफ हुकूमत मुकर्रर कर रही है, जो इकनॉमिक आउटलुक दे रही है, जो अभी तक का ढांचा नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल नज़र आता है? क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वफाक के पास बहुत कम फिस्कल स्पेस बचती है। कोशिश ये की गई कि सूबों के जो फंड्स हैं उनमें कुछ कटौती की जाए, लेकिन ज़ाहिर है सूबे अपनी स्पेस जो है वो देने को तैयार नहीं है। वफाक का बहुत सारा पैसा एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग के अंदर चला जाता है, फिर डिफेंस बजट और सारी चीज़ें हैं। तो क्या वफाकी बजट से कोई मस्बत उम्मीद रखी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह आपने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी पेश किया है कि इस साल नताइज क्या होने वाले हैं और इंशाअल्लाह अगले साल के तस्वीर जो आने वाले हैं वो क्या है। अब इस साल जो मैं समझता हूँ कि परेशान कुन बात यह है कि फरवरी के एंड के बाद से, जब से मिडल ईस्ट में जंग का आगाज़ हुआ और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है, सीज़ फायर मौजूद है मगर कोई एग्रीमेंट इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। नतीजा ये है कि इसकी वजह से तेल की कीमत इतनी बढ़ गई थी 40 से 50% कि उसके नतीजे में आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। एक तो अफरात ज़र की रफ्तार जो जंग शुरू होने से पहले 5% के लगभग थी, वो तकरीबन जो CPI है वो 15 पे पहुंच चुका है, 11 पे, और CPI जो है वो 15 पे पहुंच चुका है। तो तकरीबन डबलिंग से ज़्यादा अफरात ज़र पर असर पड़ा है, और साथ साथ प्रोडक्शन पे भी असर ज़रूर पड़ेगा, इसलिए कि जब कीमतें बढ़ती हैं, ख़ास तौर पे एनर्जी कॉस्ट वगैरह, और फिर इसके बहुत इम्कानात हैं कि फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हो जाएगी, और ऐसा हुआ तो फूड सिक्योरिटी मुतासर होगी। तो इसके नतीजे में अगले साल के जो प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस वक्त। अल्लाह चाहे तो अगर जंग फ़ौरन ख़त्म हो जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो थोड़ी सी ऑप्टिमिज़म की गुंजाइश पैदा हो जाती है, मगर अगर हालात इसी तरह से कुछ अर्सा और चलते रहे तो अफरात ज़र डबल डिजिट डेफिनेटली 11, 12, 13% अगले साल। दूसरी तरफ शरह नमू में कमी, ख़ास तौर पे ज़री शोबे पर, इसलिए कि फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल कम बहुत हो जाएगी, और उसके नतीजे में शरह नमू अगर 2.5% से 3% तक भी पहुंच जाए तो इस लिहाज से मुनासिब होगा। तो आउटलुक बहुत ही थोड़ा सा इस वक्त रिस्की है, और ये बहुत इस बात पे मुनस्सिर है कि जंग जो चल रही है वो ख़त्म होती है या नहीं मिडल ईस्ट में। ठीक, डॉक्टर साहब, हुकूमत का के करने का क्या है? मतलब जो पिक्चर अभी पेंट की जा रही है उसमें जो शरह नमू है वो तो 4% प्लस दिखाई जा रही है, लेकिन कंपैरेटिवली रवा माली साल के अंदर भी हदफ तो ऐसा ही मुकर्रर किया गया था, वो अचीव नहीं हो पाया। तो अब जो नंबर्स जो है इस वक्त नज़र आ रहे हैं सामने, उनको अचीव करने का कोई आपको ट्रैक नज़र आता है? कोई मौसर फार्मूला भी है हुकूमत के पास? देखिए, बात यह है कि इस साल के जो अदाद शुमार निकाले गए हैं वो इनिशियल एस्टिमेशन है, और हुआ ये है कि हैरत
अंगेज कमी आई है कपास के पैदावार में। अब आप ये सोचिए कि 20 साल पहले कपास की पैदावार तकरीबन 14 मिलियन बेल तक पहुंच चुके थे। इस साल जो एस्टिमेट फाइनली आया है वो तकरीबन 5.1 या 2 मिलियन बेल्स। इसके नतीजे में जो हमारा ज़रूरी शोबा है उसकी पैदावार में इजाफा ज़्यादा नहीं हुआ होगा इस साल, और जो एस्टिमेट्स दिए गए हैं वो शायद थोड़े से हाई साइड पे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हालात कुछ बेहतर इसलिए हुए कि गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दी गई फुल्ली, तो गाड़ियों की पैदावार जो है पाकिस्तान में उसमें 60% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। मगर अगले साल तो ये बात नहीं हो सकती फिर से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम अटके हुए हैं। इस साल जब आखिर एस्टिमेट्स आएंगे तो 3-3.5 की रेंज में होंगे, और जब अगले साल का एस्टिमेट्स इस वक्त आ रहे हैं जो हमारा अंदाज़ा है हालात को देखते हुए 2.5 से मुश्किल से, अगर अच्छे हालात हो जाएं जल्द से जल्द मिडल ईस्ट में, तो 3% के लगभग पहुंचने के इम्कानात। ठीक। डॉक्टर साहब, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी फिस्कल स्पेस एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसके पास फिस्कल एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग के बाद और फिर डिफेंस बजट के बाद कोई फिस्कल स्पेस बचती नहीं है। तो उसके लिए अब की बार ये बात सुनने में आ रही थी कि सूबों के फंड्स के अंदर कटौती की जाएगी और ये, लेकिन फिर ज़ाहिर उसमें पॉलिटिकल कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है। उधर सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, इधर पंजाब गवर्नमेंट PMLN बैठी हुई है, तो वो प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता है। तो अगर ये नहीं होता है और चीज़ें उसी तरीके से चलती हैं, फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रिटेलर पे टैक्स लगाने की बात होती है। उसके अंदर भी पॉलिटिकल कैपिटल जो सियासी हुकूमतें उनको लूज़ होता हुआ नज़र आता है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा देख रहे हैं आप नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ और टैक्स रेवेन्यूज़ के अंदर? देखिए, ये बात बहुत कम इस पर एम्फसिस दी गई है कि पिछले कुछ सालों से हुकूमत ने दबे दबे अंदाज में बड़े सलीके से 7th NFC अवार्ड को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और वो किस तरह किया है? 2 तरीक़े। एक, जो डिविजिबल पूल थे टैक्सेस के, जिसमें से प्रोविंसेस का शेयर 57.5% था और है, डिविजिबल पूल को ही छोटा कर दिया। और वो कैसे किया कि जो सेल्स टैक्स था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, उसको नॉन टैक्स में कन्वर्ट करके पेट्रोलियम लेवी की तरफ लेके चले गए। तो 1400 अरब जो रेवेन्यू शेयर करना होता था वो अब पूरा फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रख रही है। यानी कि तकरीबन आप ये सोचिए कि इससे फ़ायदा जो हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शेयर के ना होने की वजह से तकरीबन 800 अरब के करीब। दूसरी तरफ एक गैर मामूली सी चीज़ हुई है पिछले कुछ सालों से, और वो ये है कि प्रोविंसेस से कहा गया है कि आप सरप्लस जनरेट करें। ये कोई NFC या कोई लीगल कमिटमेंट नहीं है, मगर प्रोविंसेस ने बड़े सलीक़े से सरप्लस जनरेट किए हैं, कैश सरप्लस, और इंशाअल्लाह 1400 अरब तक जनरेट करेंगे। इफ़ेक्टिवली इसके मानी ये है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वापस जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द प्रोविंशियल कैश सरप्लस टू कट डाउन द डेफिसिट। ये 2 चीज़ें मिला लें आप जो प्रोविंसेस के साथ किया गया है, तो जो 57.5% शेयर था NFC अवार्ड में, वो 42% 42% पर गिर चुका है। ये है तरीक़ा हुकूमत का, और अब ये कोशिश और कर रहे हैं कि और डिविजिबल पूल को कम किया जाए। ये सरासर 7th NFC के सीरियस एंड फंडामेंटल लीगल ऑलमोस्ट वायलेशंस हैं। इसमें तो डॉक्टर साहब मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर सूबों को बात करनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है सूबे दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट। इस पे तो कोई प्रोटेस्ट नज़र नहीं आता है और अपेरेंटली तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है, लेकिन आप तो इंटरनल जो बात बता रहे हैं उसके ऊपर तो कोई प्रोटेस्ट जो है प्रोविंसेस की तरफ से नज़र नहीं आता। और अगर ऐसा हुआ है और बड़ा ट्रिकी है जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, तो क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन भी होगा आम आदमी पे? बात दरअसल ये है कि ये कुछ सालों से चला आया है सिलसिला, ये कोई नया नहीं है।
आपने पेट्रोलियम लेवी तो तकरीबन 3 साल पहले, और सरप्लस तो 7th NFC के अवार्ड के बाद 2009-10 के बाद से शुरू कर दिया था आपने। हमारे प्रोविंसेस ने बड़े शरीफाना अंदाज में बिहेव किया है। और ये भी आपको बताते चलूँ कि हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हम कहते हैं हमारे यहाँ, उनको बोरोइंग की भी पावर है। यहाँ तो हमने 1 पैसा बोरोइंग की इजाज़त नहीं दी है अपने प्रोविंसेस को। तो हमारे प्रोविंसेस हैव बीन वेरी वेल बिहेव्ड इन देयर कॉन्डक्ट। सिर्फ एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से कि टैक्स रेवेन्यूज़ की मोबिलाइजेशन में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ, और हैरत अंगेज़ बड़े बड़े टैक्सेस होने के बावजूद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह 0.6% ऑफ द GDP प्रोविंसेस जनरेट करते हैं। ये शर्मिंदा हद तक कम है। तो एक निज़ाम ऐसा लाना चाहिए कि अगर प्रोविंसेस रेवेन्यूज़ बढ़ाते हैं तो उनको कोई इंसेंटिव मिलता है ऑन रिटेंशन, ताकि उनको मोटिवेशन में इजाफा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, माहिर इक़्तिसादी अबूर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोयटा में नौजवान डॉक्टर महानूर पर होने वाले तेज़ाब हमले ने एक बार फिर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, कानून के नफाज और माशरती रवैयों से मुताल्लिक़ अहम सवालात को जन्म दिया है। ये वाक़या महज एक मुजरमाना कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसे मसले की याद दहानी भी है जो किसी फ़र्द की ज़िंदगी को लम्हों में तब्दील कर सकता है। ऐसे वाक़यात में सबसे बड़ी उम्मीद मुतासरा शख्स की सेहतियाबी और मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापसी होती है। यही वजह है कि इस वक्त अवामी तवज्जो डॉक्टर महानूर की तिब्बी सूरत हाल पर मरकूज़ है, जो कराची में ज़ेर इलाज है। अब जैसा कि ताज़ा इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर महानूर का तीसरी मरतबा तिब्बी मुआयना किया गया, जबकि चेहरे पर मामूली नौयत की ग्राफ्टिंग भी की गई है। मौलजीन का कहना है कि फ़िलहाल किसी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके चेहरे के दीगर मुतासरा हिस्सों का इलाज बदस्तूर जारी है। अब बज़ाहिर ये एक तिब्बी पेशरफ्त है, लेकिन इसके पस मंज़र में एक तवील जद्दोजहद मौजूद है। तेज़ाब गर्दी के मुतासरीन को अक्सर कई मराहिल पर मुश्तमिल इलाज, कई तिब्बी मुआयने और बहाली के एक सब्र आज़मा अमल से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि डॉक्टर महानूर की सेहत से मुताल्लिक हर मस्बत खबर ना सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि पूरे माशरे के लिए हौसले का बाइस बन रही है। लेकिन इस वाक़े का दायरा सिर्फ तबी पहलू तक महदूद नहीं। हकीकत यह है कि तेज़ाब गर्दी उन जराइम में शुमार होती है जो जिस्मानी नुकसान के साथ साथ मुसलसल फ़र्द की नफ्सियात, समाजी रवाबित और पेशा वराना ज़िंदगी पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने और उनकी सेहत बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी निभा रहा हो, अगर ख़ुद इस नौयत के हमले का निशाना बन जाए तो ये पूरे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया बन जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर महानूर पर होने वाले हमले को महज एक फ़र्द पर हमला नहीं बल्कि इंसानी वक़ार और माशरती इक़दार पर हमला भी करार दिया जा रहा है। बहरहाल तेज़ाब गर्दी का यह हालिया वाक़या एक बार फिर उस सवाल को भी सामने लाया है कि ख़वातीन, खुसूसन तालीम याफ्ता और पेशा वराना शोबों में काम करने वाली ख़वातीन किस हद तक महफूज है। अगर माशरे का एक फ़ाल और बासलाहियत फ़र्द भी इस नौयत के तशद्दुद से महफूज नहीं तो फिर आम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ये ख़दशात पैदा होना फ़ितरी अमल है। ऐसे वाक़यात सिर्फ एक मुतासरा शख्स को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि दीगर ख़वातीन में भी खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करते हैं। यही वजह है कि इंसानी हुकूक़ के इदारे, समाजी तंजीमें और मुख्तलिफ़ हल्के ऐसे मुकदमात में फ़ौरी इंसाफ और मौसर कानूनी कार्रवाई पर जोर देते हैं ताकि माशरे में ये पैगाम जाए कि ऐसे जराइम के मरतकब अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। साथ मुतासरीन की नफ्सियाती बहाली अभी एक अहम मसला है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तेज़ाब गर्दी के शिकार अफराद जिस्मानी तकलीफ़ के अलावा जहनी दबाव, खौफ, एतमाद में कमी और समाजी तन्हाई जैसे मसाइल का सामना भी करते हैं। इसलिए डॉक्टर महानूर के इलाज को सिर्फ ज़ख्मों के भरने तक महदूद नहीं देखा जा सकता बल्कि उनकी मुकम्मल बहाली में नफ्सियाती मावनत और समाजी ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। अफगानिस्तान में 2 दहाइयों तक जारी रहने वाली जंग ने न सिर्फ मुल्क के सियासी और सिक्योरिटी ढांचे को मुतासर किया बल्कि ऐसे कई मुसल्लह नेटवर्क्स को भी जन्म दिया जिनके असरात अफगानिस्तान की सरहदों से निकलकर पूरे खित्ते तक महसूस किए गए। गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि अफगानिस्तान में सरगर्म बाज़ अस्करी गिरोह और नेटवर्क्स न सिर्फ इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा है बल्कि उनकी सरगर्मियाँ सरहद पार दहशतगर्दी, अदम इस्तेहकाम और सलामती के संगीन चैलेंजेस को भी जन्म देती हैं। और अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि साबिक़ तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह के ख़िलाफ़ अमरीकी अदालत के फ़ैसले ने एक बार फिर इस बहस को ज़िंदा कर दिया है कि माजी में खित्ते में सरगर्म अस्करी नेटवर्क्स की नौयत क्या थी और उनके असरात किस हद तक अफ़गानिस्तान से बाहर तक फैले हुए थे।
इसी तनाजुर में न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को यरगमाल बनाने और दहशतगर्दी की मावनत के इल्ज़ामात में 42 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालती कार्रवाई के मुताबिक नजीबुल्लाह ने गुज़श्ता साल अपने जराइम का एतराफ़ किया था और तस्लीम किया था कि उसने तालिबान के उन अरकान की मावनत की जो अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 2008 में सहाफ़ी डेविड रोड, अफ़गान सहाफ़ी ताहिर लुदीन और उनके ड्राइवर असदुल्लाह मंगल को अगवा किया गया था, जिसमें हाजी नजीबुल्लाह ने किरदार अदा किया। रिकॉर्ड के मुताबिक यरगमालियों को कई माह तक कैद रखा गया, उन पर नफसियाती दबाव डाला गया और उन्हें तावान और कैदियों के तबादले के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम के इक़दामात में दहशतगर्दी की मावनत, यरगमालियों को जहनी अजियत पहुँचाना और मुनज़्ज़म जराइम में शमूलियत शामिल थी। इस्तग़ासा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नजीबुल्लाह एक ऐसे अस्करी नेटवर्क से वाबस्ता था जो अमरीकी और इत्तहादी अफवाज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा और 2008 के एक हमले में 3 अमरीकी फ़ौजियों और एक अफ़गान मुतरज्जिम की हलाकत से भी इसका ताल्लुक जोड़ा गया। अब अगर इस अदालती फ़ैसले को वसीतर इलाकाई तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान के तवील अरसे से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ को नई तक़वियत मिलती दिखाई देती है। पाकिस्तान मुसलसल ये दावा करता आया है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद बाज़ अस्करी नेटवर्क्स और गैर रियासती अनासर न सिर्फ अफ़गान सरज़मीन बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बने रहे। सरहद पार दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात, अस्करियत पसंदों की महफूज पनागाहें और शिद्दत पसंद नेटवर्क्स की नकलो हरकत एक ऐसी हकीकत रही है जिसे पाकिस्तान मुसलसल आलमी सतह पर उजागर करता रहा है। वैसे में अमरीकी अदालत के सामने वाले शवाहिद और एक साबिक तालिबान कमांडर के एतराफ़ जुर्म ने कम अज़ कम इस पहलू को ज़रूर नुमाया किया है कि खित्ते में सरगर्म बाज़ मुसल्लह नेटवर्क्स की सरगर्मियाँ महज अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामला तक महदूद नहीं थी और इसी पस मंज़र में सिक्योरिटी हल्कों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की जानिब से बरसों से उठाए जाने वाले ख़दशात को आलमी सतह पर ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब सरहदी सलामती, दहशतगर्दी और गैर रियासती अनासर के किरदार पर नई बहस जारी है। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतज़ाम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।